मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के अपने अध्याय का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक के इस शासनकाल को हम पढ़ेंगे। आज का अपना विषय रहेगा विजयनगर, हम्पी राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। आओ विद्यार्थियों, भारत के मानचित्र में विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण में स्थित था। इस भारत के नक्शे में ये जो दक्षिण का भाग है, सुदूर दक्षिण का जो भाग है, वो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहा। इधर फिर देखते हैं, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में हम्पी साम्राज्य रहा है। यहाँ हम हम्पी साम्राज्य और विजयनगर अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये दोनों एक ही थे। विद्यार्थियों, विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इसको हम हम्पी भी बोलते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हरिहर राय और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। देखिए मैप में, यहाँ कृष्णा नदी और इसके सुदूर दक्षिण तक ये यहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि यहाँ तक ये साम्राज्य था। 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण हुआ तथा राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के बाद यह उजड़ गया। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा तथा उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। हम्पी नाम का आविर्भाव स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। पंपा देवी को प्यारे विद्यार्थियों हम माता पार्वती के नाम से भी जानते हैं। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। भारत के मानचित्र में हम्पी की स्थिति को और अच्छी तरह समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये भारत का मानचित्र है। इसमें जो पीले रंग का है ये कर्नाटक है। यहाँ पर कर्नाटक को अलग से बड़े रूप में दिखाया गया है। कर्नाटक में हम्पी यहाँ पर स्थित है और इसी के साथ हम्पी का और बड़ा रूप देखते हैं। इस मैप में देखिए दाईं तरफ, ये नीले रंग की ऊपर तुंगभद्रा नदी बह रही है। ये तुंगभद्रा नदी बह रही है। इस तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में ये सारा इलाका हम्पी की राजधानी का इलाका रहा है, जिसको हम आगे और अच्छी तरह से देखेंगे। आओ विद्यार्थियों, अब हम्पी की खोज की कहानी जानते हैं। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ये दाईं तरफ कर्नल मैकेंजी का चित्र है। मैकेंजी को 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। शुरू में उन्होंने जानकारी पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों से प्राप्त की। 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने दर्जनों अभिलेख यहाँ से इकट्ठे किए। 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित किए। एक छायाकार अलेक्जेंडर ग्रिनला ने यहाँ के कुछ छायाचित्र भी लिए थे, जिनमें से आज भी कुछ सुरक्षित हैं और आगे मैं आपको वो छायाचित्र दिखाऊंगा।
इसकी जानकारी के लिए पहले ये अभिलेख इकट्ठे किए गए, फिर इनके फोटो इकट्ठे किए गए, फिर यात्रियों के वृत्तांत जाने गए और फिर दक्षिण भारत के साहित्यों में इस साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है इन सभी का आपस में मिलान किया गया और फिर इस साम्राज्य की कहानी लिखी गई। आओ अब जानते हैं विजयनगर राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र हम्पी नगर का वर्णन हमें अनेक विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से मिलता है, जिनमें प्रमुख रूप से इटली के व्यापारी निकोलो द कांति, फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक, रूस का व्यापारी अफानासी निकितिन है। इन सभी ने 15वीं शताब्दी में यहाँ की यात्रा की थी। 16वीं शताब्दी में द्वार्त, बारबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नवा नोनीज ने भी यहाँ का वर्णन किया है। इटली यात्री डोमिंगो पेस का यहाँ हम एक दृष्टांत लगा रहे हैं। वो वर्णन करते हुए लिखते हैं, यह एक स्थान से पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यह रोम जितना विशाल है। यहाँ उपवन है, आवासों के बगीचों में पानी की नालियां आती हैं, महल के पास खजूर का बगीचा है। डिटेल में विद्यार्थियों आप इसमें पढ़ सकते हैं कि उसने इस हम्पी नगर को रोम से भी विशाल बताया है, यानी कि रोम से उसकी तुलना की है। ये विद्यार्थियों हम्पी नगर का एक आसमान से लिया हुआ एक छाया चित्र है। ये हमें हम्पी नगर के विरूपाक्ष मंदिर दिखाई दे रहा है। उसका ये गोपुरम है यानी कि प्रवेश द्वार, और साथ में ये बाजार है, ये दुकानें दिखाई दे रही हैं। सब ये 2 मंजिल की दुकानें दिखाई दे रही हैं। ये भी एक और चित्र है। हम्पी के आसपास की घाटी क्षेत्र को भी दिखाया गया है और वहाँ के विशाल मंदिर के चित्र को भी लिया गया है। हम्पी नगर के बारे में हम आगे जानेंगे और समझ भी पाएंगे कि ये पहाड़ियों से कैसे घिरा हुआ था और पहाड़ियों के बीच बीच में भी खेती होती थी और ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही मजबूत क्षेत्र रहा है। हाँ विद्यार्थियों, अब विजयनगर यानी कि हम्पी के प्रबंधन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जल प्रबंधन को देखते हैं कि जल संपदा यहाँ कैसे पहुँचती थी। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। आसपास ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों से बहने वाली जल धाराओं से अलग अलग हौज बनाए गए हैं जिससे सिंचाई होती थी। जल धाराओं का पानी शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही यहाँ के शासकों ने कमलपुरम नामक एक झील का निर्माण करवाया, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके पानी से आसपास के क्षेत्र में सिंचाई होती थी तथा इस झील के पानी को राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया। राजकीय केंद्र अर्थात हम्पी नगर तक पानी को ले जाने की व्यवस्था बड़ी ही अद्भुत थी, जो आगे हम चित्रों में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर का वर्णन भी आता है। आज भी इस नहर के भग्नावशेष हमें मिलते हैं। इस नहर से तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था, जो धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। यहाँ एक वर्णन कृष्णदेव राय के समय का दिया हुआ है। कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय के विषय में पेश ने क्या लिखा है। राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो जाता था।
इसके अलावा जल 9 मील से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के लिए पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इन लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे, जो चींटियों की तरह दिखाई देते थे। यानी कि कृष्णदेव राय द्वारा एक विशाल कमलपुरम झील का निर्माण करवाया गया था, जिसके बारे में पेश ने लिखा है। विद्यार्थियों, ये कमलपुरम जलाशय है और इसमें ये नाव है, एक इस प्रकार की टोकरी नुमा नाव वहाँ मिलती है। तुंगभद्रा नदी में भी इस तरह की नाव का प्रयोग किया जाता है। ये नाव बहते जल में बड़ी सुरक्षित मानी गई है। 30 व्यक्ति इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। जब ये नाव चलती हैं तो ये गोल गोल घूमती हुई चलती हैं और दूसरे किनारे तक ऐसे ही घूमती हुई चली जाती हैं। देखिए ध्यान से, पीछे पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं दूर। इन पहाड़ियों से जल आकर के इस झील में इकट्ठा होता था। मैंने स्वयं इस कमलपुरम जलाशय को देखा है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये हम्पी क्षेत्र का चित्र है, जहां पानी कैसे आता था नालियों से। 2 प्रकार की नालियां आपको दिखाई दे रही है। ये नाली पत्थर और चूने से बनाई हुई नाली है, परंतु अद्भुत नालियां ये हैं दाईं तरफ वाली। देखिए पत्थर को काट करके, ये सारा पत्थर काटा हुआ है, ध्यान से देखिए, पत्थर को काट करके ये नालियां बनाई गई हैं और इनके नीचे पिलर लगा करके पहाड़ियों में उस कमलपुरम जलाशय से पानी लाया गया है। ये देखिए दाईं तरफ पहाड़ी क्षेत्र में नालियां बनी हुई हैं। पहाड़ों से ये पानी इस तरह से घूमता हुआ नालियों से नीचे आता था। ऐसे ही दाईं तरफ देखिए, कमलपुरम जलाशय से वो नाली आ रही है, आगे से पिलर्स पर ये खड़ी है। कई कई जगह तो 30-30, 40-40 फीट ऊंचे पिलर्स पर भी ये नालियां हमें मिलती हैं। आज भी वो अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। कमलपुरम से पहाड़ी इलाके में पानी इस तरह से लाया गया था। इस जलाशय में पानी इकट्ठा होता था। आगे इसका चित्र और देखेंगे। ये भी एक चैनल था, इसमें पानी आकर गिरता था और विभिन्न क्षेत्रों में बट जाता था। विभिन्न नालियों में इधर से उधर वो ऐसे जाता था। विद्यार्थियों, ये पुष्करणी तालाब का चित्र है दाईं तरफ, और इस तालाब में पानी कमलपुरम जलाशय से पिलर्स पर जो नालियां बनी हुई थी, देखिए ये इनसे आता था और इस तरह से इस पुष्करणी तालाब में पानी गिरता था और बड़ा ही सुंदर तालाब ये बना हुआ है वहां पर। इस तरह हमने देखा कि कितनी सुंदर नाली व्यवस्था और पानी की व्यवस्था नगर में थी और आसपास के इलाके में यह पानी सिंचाई के काम भी आता था। हाँ विद्यार्थियों, अब यहाँ की किलेबंदी तथा सड़कों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक ने किलेबंदी की 7 दीवारों का वर्णन किया है। यानी कि 7 दीवारों से हम्पी नगर घिरा हुआ था। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। पहली दीवार जो सबसे बाहर थी, यह दीवार शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यानी कि कम से कम 30-35 किलोमीटर हम्पी शहर से दूर दूर जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों को आपस में मिला दिया गया।
जो उनके बीच में गैप था उनको दीवारों से मिला दिया गया और इस तरह से बाहर की किले की दीवार का निर्माण किया गया। यह रचना सूंडाकार थी, यानी कि हाथ के सूंड की तरह का इलाका इसके अंदर मिलता है, तथा इन दीवारों को जोड़ने के लिए गारे या किसी अन्य जोड़ने वाली वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके अंदर शहर के अलावा विशाल कृषि क्षेत्र भी था। पहली, दूसरी व तीसरी दीवार के अंदर खेत, बगीचे तथा आवास थे। इनके गांव बसे हुए थे, आसपास का खेती का क्षेत्र था। नहर से इस क्षेत्र की सिंचाई होती थी। हमने पढ़ा है पीछे नहर का नाम। इन दीवारों का महत्व इस बात से था कि यदि दुश्मन सालों भी घेरा डाल ले तो भी खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण को बाध्य नहीं कर सकते थे। कितना सुरक्षित इलाका था, यानी कि अंदर 30-35 किलोमीटर के घेरे का इलाका जिसके अंदर कृषि भी होती रहती थी। यदि उसके बाहर बाहर दुश्मन आकर बैठ जाए तो अंदर कृषि भी होती रहेगी, पानी की भी व्यवस्था थी, तो दुश्मन कब तक बैठा रहेगा बाहर, यानी कि समर्पण के लिए बाध्य नहीं कर सकता था कि अंदर वो भूखा मार दे, पानी बंद कर दे, ऐसी स्थिति नहीं आ सकती थी। यहाँ एक किलेबंदी नगर के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। वहीं एक और किलेबंदी से शासकीय केंद्र को भी घेरा गया था, जहां राजा का निवास था और जहां प्रशासनिक कार्यालय वगैरह थे उसको भी सुरक्षित घेरा गया था। महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर की मुख्य सड़कों को जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। प्रवेश द्वारों पर बनी मेहराब तथा साथ ही द्वार पर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के मेल खाते थे। इसे इंडो इस्लामी कला कहा गया है। सड़कें पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। कई मुख्य सड़कें मंदिर के प्रवेश द्वार तक भी जाती थी। सड़क के दोनों ओर बाजार थे। विद्यार्थियों, ये देखिए वो क्षेत्र, किलेनुमा दीवार, और ये बुर्ज बने हुए थे सैनिकों के यहाँ खड़े होने के लिए, पहरा देने के लिए। ये देखिए प्रशासनिक भवन के चारों तरफ सुरक्षित घेरा, ये बुर्ज बने हुए थे, सैनिक यहाँ खड़े रहते थे। ये दरवाजा कितना सुरक्षित बना रखा था इसको। फिर दाईं तरफ ये सड़क और इस तरह से नगर के अंदर आते थे। ये सैनिक बुर्ज, इस पर सैनिक खड़े होकर पहरा देते थे। ये जो पहला चित्र है ये अलेक्जेंडर ग्रिनला का चित्र है उस समय का, और ये बाद का चित्र है। और विद्यार्थियों, अब शहरी केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किलेबंद चार दीवारी के अंदर जाने के बाद शहर का आवास क्षेत्र था। पुरातत्वविदों को मुख्य सड़क के आसपास जनसाधारण के आवास के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु सारे शहर में एक जैसी बस्ती भी नहीं मिली है। परंतु भवन निर्माण पद्धति के आधार पर उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। पुरातत्वविदों ने शहर के उत्तरी पूर्वी मोहल्ले को बसावट के आधार पर ही मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला घोषित किया है। इसी क्षेत्र में चीनी मिट्टी की वस्तुएं मिली हैं जो यह प्रमाणित करती है कि यहाँ साधन संपन्न लोग रहते होंगे। आम व्यक्ति के आवास यहाँ नहीं मिले हैं, फिर भी दुआरते बरबोसा के वृत्तांत से पता चलता है कि छप्पर के आवासों में आम लोग रहते थे। आवास व्यवस्था में पुरातत्वविदों को विविध उपासना स्थल भी मिले हैं। इनसे अनुमान लगता है कि यहाँ विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते थे। जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान, ईसाई वगैरह सब लोग यहाँ रहते थे। शाही आवास विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन जिस स्थल से होता था उसे शाही स्थल कहा गया है। पुरातत्वविदों ने इसे शाही केंद्र तथा राजकीय केंद्र नाम दिया है। शाही आवास व दरबार के अतिरिक्त यहाँ से 60 से अधिक मंदिर मिले हैं। शासक इन सभी में पूजा करके संदेश देना चाहता होगा कि वह सबका शासक है,
इसलिए उसे सभी स्वीकार करें। यानी कि इतने मंदिर थे, मंदिरों में सब लोग आते थे, तो सबके मंदिरों में ये जाते थे, तो सब लोग भी उसे भी स्वीकार करें क्योंकि वो सभी के मंदिरों में आ रहा है। विजयनगर में 30 ऐसे बड़े आकार वाले भवन मिले हैं। पुरातत्वविदों ने इन्हें महल कहा है। इन भवनों के निर्माण में सामग्री की पवित्रता की अपेक्षा मजबूती पर ध्यान दिया गया है। अब जानकारी लेते हैं राजा के भवन क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है, यानी कि अनुमान पर ही है। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, यानी कि राजा का भवन क्षेत्र एक माना गया है। उसमें जितने भी निर्माण कार्य हैं उनसे अनुमान लगाया गया कि राजा यहाँ रहता होगा और इन भवनों का अपने लिए प्रयोग करता होगा, इन स्थानों का अपने लिए प्रयोग करता होगा। परंतु इसके राज के आवास होने के कोई निश्चित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। इनमें कुछ ऐसे स्थान भी है जैसे सभा मंडप, महानवमी डिब्बा। अब इनको जानते हैं कि सभा मंडप क्या था और महानवमी डिब्बा क्या था। तो पहले देखते हैं सभा मंडप। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में गली है। इस मंच में पास पास लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हैं। इसके ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्तंभों के छिद्र हमें बहुत पास पास मिलते हैं, जिनसे यह अनुमान नहीं लगाया जा सका कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए था। दूसरा है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो 40 फीट ऊंचा व 11,000 वर्ग फीट का आधार है। इस पर भी लकड़ी के स्तंभ लगाने के लिए छेद मिलते हैं। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा है। इसको महानवमी डिब्बा इसलिए कहा गया है कि यहाँ महानवमी के त्योहार मनाए जाते थे। 10 दिन के इन त्योहारों को दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि भी कहा जाता है। इस अवसर पर राजा अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा तथा अश्व पूजा की जाती थी। नृत्य, कुश्ती, तैराकी आदि प्रतिस्पर्धाएं भी होती थी। सजे हुए घोड़े, हाथी, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा भी निकलती थी। नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा को भेंट दी जाती थी। जो राजा के अधीन अन्य राजा थे, आसपास के इलाके के छोटे राजा, इस मौके पर आकर वो राजा को भेंट देते थे और विशेष लोगों को विशेष रूप से सम्मानित भी इस मौके पर किया जाता था। विद्यार्थियों, ये महानवमी डिब्बा का चित्र है। ये दूर से लिया गया बड़ा चित्र है। इसकी ऊंचाई 40 फीट इस प्रकार है और घेरा है, खूब बड़ा चबूतरा है ऊपर, ये 11,000 स्क्वायर फीट का। साथ में ये नज़दीक का चित्र है महानवमी डिब्बा का। देखिए दीवारों पर किस तरह से ये इस तरह से हाथी और अन्य जानवरों के चित्र बने हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। और मैंने स्वयं इस महानवमी डिब्बा को देखा है। ये वहाँ के आसपास का इलाका है महानवमी डिब्बा के। वो दूर आपको महानवमी डिब्बा दिखाई दे रहा है। इस साथ मेला क्षेत्र था। ये मेले क्षेत्र में पक्के चबूतरे बने हुए थे। देखिए अलग अलग जगह बनी हुई है। ये देखिए ये लकड़ी को लगाने के लिए पत्थर में छेद करके लगाए हुए हैं। इनमें लकड़ी के पिलर या स्तंभ या बांस लगाया जाता था। उनसे मेले में आने वाले लोग, दुकानदार अपनी छाया करते होंगे। परंतु ये हैं बहुत नज़दीक नज़दीक, तो अनुमान लगाने में कई बार कठिनाई होती है कितनी नज़दीक क्यों है ये। ऐसे ही और आगे भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए महानवमी डिब्बे के सामने का ही क्षेत्र है। ये भी एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और इस पर इधर एक निर्माण कार्य अलग से ढलुआ सा किया गया है। लगता है कि राजा का सिंहासन यहाँ लगता होगा और यहाँ अन्य कलाकार वगैरह अपना प्रदर्शन करते होंगे इस चबूतरे पर। मेले के दौरान यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी, तो उनमें ये तैराकी के लिए इस प्रकार के हमें वहाँ 2 तालाब मिलते हैं, गहरे तालाब हैं। इस साइड में राजा बैठता था, एक सिंहासन बना लगाने की जगह
बनी हुई है और इसमें तैराक अपनी तैराकी का प्रदर्शन करते होंगे। मेले में आने वाले पशुओं के लिए पानी पीने के लिए उस हम्पी क्षेत्र में हमें इस प्रकार के पत्थर के काट कर बनाए हुए टैंक पानी के बहुत अधिक मिलते हैं। इसी तरह से कुछ निर्माण क्षेत्र ऐसे भी हैं जो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचे होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ सीढ़ियाँ बनी, फिर एक चबूतरा, फिर आगे ये सीढ़ियाँ बनी, फिर इसके आगे भी एक चबूतरा, फिर आगे वो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, फिर इसके आगे एक चबूतरा। इस तरह का भी एक बड़ा ही अद्भुत निर्माण कार्य हमें उधर मिलता है। शायद जनता यहाँ इकट्ठी होती थी और विशेष सिस्टम से यहाँ बैठती होगी। ये कमल महल क्षेत्र है, इसको यात्रियों ने कमल महल नाम दे दिया। इसकी संरचना कुछ कमल जैसी है, बड़ा हवादार क्षेत्र है ये। लगता है कि राजा अपने परिवार के साथ यहाँ आकर बैठता होगा और इसके ऊपर कमरे बने हुए हैं। तो विशेष लोगों के लिए ही ये क्षेत्र रहा होगा। ये बाईं तरफ अलेक्जेंडर ग्रिनला का लिया हुआ चित्र है पुराना। ये हाथी खाना, यानी कि यहाँ पर हाथी रहते थे राजा के, एक एक में एक एक हाथी इस तरह से बने हुए हैं ये, और बड़ा सुंदर निर्माण है ये अलेक्जेंडर ग्रिनला का पुराना लिया हुआ चित्र है। आओ विद्यार्थियों, अब धार्मिक केंद्र के रूप में हम्पी की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा हमने आरंभ में देखा कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। रामायण में हमने किष्किंधा नगरी का वर्णन सुना है जो बाली और सुग्रीव की राजधानी थी। हनुमान जी भी वहीं रहते थे। हम्पी वही किष्किंधा है जो रामायण में हमने पढ़ी है। एक अन्य मान्यता के अनुसार पंपा देवी अर्थात माता पार्वती ने विरूपाक्ष अर्थात भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन पहाड़ियों में तप किया था। आज भी यहाँ की जनता विरूपाक्ष और पंपा देवी का विवाह हर साल बड़ी धूमधाम से करती है और लोग खूब अधिक मात्रा में दहेज की वस्तुएं लाकर यहाँ रखते हैं। अनेक जोड़ों का विवाह इस मौके पर यहाँ किया जाता है। बड़ा ही सुंदर मौका होता है वह। इन पहाड़ियों में जैन मंदिर भी हैं। शासक अपने को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्र भी थे। शासक मंदिरों को धन के साथ साथ जमीन भी देते थे। मंदिर धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी होते थे। विजयनगर के शासकों ने हम्पी में स्थित माता पंपा देवी व विरूपाक्ष के मंदिर में लोगों की आस्था को देखकर शायद इसे राजधानी के रूप में चुना होगा। विजयनगर के सभी शासक विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, अर्थात भगवान शिव की तरफ से राज करने का दावा करते थे। सभी राज के आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द का अंकित करते थे, यानी कि उसमें श्री विरूपाक्ष लिखते थे। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह हिंदू सुल्तान शब्द का संस्कृत अनुवाद है, यानी कि सुल्तान शब्द का संस्कृत अनुवाद क्या है? हिंदू सूरत राणा। जिस प्रकार आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम सुल्तान राज करते थे, वो अपने को खलीफा का प्रतिनिधि बताते थे, इसलिए उन्हें सुल्तान कहा जाता था। ऐसे ही यहाँ के शासक अपने को हिंदू सूरत राणा कहते थे, वो अपने को शिव का प्रतिनिधि कहकर राज करते थे। आओ विद्यार्थियों, अब विजयनगर की मंदिर स्थापत्य को देखते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल हैं। अब देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य कला। यह मंदिर 9वीं व 10वीं सदी का है। इसको बनाने में सदियां लगी हैं। विजयनगर के शासकों ने इसे और विशाल बनवाया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप जो राजा कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था, इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था।
पूर्वी गोपुरम का श्रेय भी राजा कृष्णदेव राय को ही जाता है। देखो चित्र में, ये पूर्वी गोपुरम है, यानी कि मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ये राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया। इसके अंदर घुसते ये मंडप है, मंडप चौक को बोलते थे इस तरह के, ये खाली, ये एक मंडप है विशाल। ये मंडप यानी कि ये सारा उस समय राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया। फिर आगे, इसके आगे दूसरा मुख्य द्वार है मंदिर का, ये ध्यान से देखिए, ये दूसरा मुख्य द्वार है। यहाँ से फिर आगे अगला मंडप है, दूसरा मंडप है। और फिर आगे चल करके यहाँ विरूपाक्ष की मूर्ति स्थापित है। ये उत्तरी गोपुरम है, इसके उत्तर में ये तुंगभद्रा नदी बह रही है। तो ये राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित गोपुरम और मंडप है। अब इसकी स्थापत्य को समझते हैं नक्शे में। ये पूर्वी गोपुरम है, ये जो ब्लैक रंग का दिखाई दे रहा है, इसके आगे ये सारा एक विशाल मंडप है, ये सारा एक विशाल मंडप है, ये राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया। फिर दूसरा गोपुरम है, यहाँ मुख्य द्वार है, ये इस मुख्य द्वार के आगे फिर ये मंडप है। और फिर मंडप के आगे ये पूरा एक खाली मंडप दिखाई दे रहा है, मैदान ये। फिर इसके आगे यहाँ आकर के मूर्ति स्थापित है विरूपाक्ष भगवान की, शिव मंदिर ये यहाँ पर है। और इधर ये माता पंपा देवी की मूर्ति इधर स्थापित है। ये उत्तरी द्वार है जो तुंगभद्रा नदी की तरफ खुलता है। फिर इसके उत्तर में ये एक विशाल जलाशय भी है स्नान करने के लिए मंदिर पूजा से पहले। और इसमें एक बात और देख रहे होंगे आप, ध्यान से देखिए, इनमें डॉट डॉट जो हैं ये एक पिलर को दर्शाता है। ये सब यहाँ पर ये सभास्थल थे, सभागार थे। इन सभागारों में कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करते थे, लोग आकर बैठते थे। तो दोनों साइडों में ये सभागार बने हुए हैं इस तरह से, ये बड़े सभागार इस तरह से बने हुए हैं। ये एक और सभागार बना हुआ है। तो इस तरह ये बड़े विशाल सभागार, अन्य सभागार भी हैं। तो अनेक सभागार यहाँ होते थे। आगे इनके बारे में अच्छी तरह और पढ़ेंगे। आओ अच्छी तरह से समझते हैं गोपुरम क्या होते हैं। मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है। देखिए विशाल का ऊंचा द्वार जो दूर से ही दिखाई दे, ये गोपुरम है, राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित। मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ये गोपुरम राज्य के प्रवेश द्वार होते थे जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को भौना प्रतीत कराते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने के संकेत देते थे। ये गोपुरम शासक की ताकत का एहसास भी कराते थे कि राजा कितना तकनीकी और कौशल जुटाने में सक्षम है, यानी कि अच्छे अच्छे कारीगर रखता है राजा, ये सिद्ध करते थे ये गोपुरम। यहाँ अनेक मंदिर हैं, परंतु विरूपाक्ष व विट्ठल मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा हजाराराम मंदिर और कृष्ण मंदिर भी हैं, परंतु इन दोनों मंदिरों की स्थिति बिल्कुल दरदर हो चुकी है। ये विरूपाक्ष मंदिर का एक और बड़ा चित्र आप देख रहे हैं। इसमें दोनों द्वार, दोनों मंडप, सभागार आदि सब दिखाए गए हैं। पहले समझते कि मंडप क्या होते हैं। फिर से, मंडप विशाल आंगन को कहा जाता था जो मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात गोपुरम के अंदर वाले भाग होते थे। विरूपाक्ष मंदिर में 2 मंडप बने थे। दूसरा मंडप कृष्णदेव राय के समय में बनवाया गया है। ये देखिए, ये पूर्वी द्वार है, गोपुरम है, ये मंडप देख रहे हैं हम, विशाल मंडप। फिर ये एक द्वार और है, फिर इसके आगे फिर ये मंडप है। दोनों तरफ ये विशाल का सभागार हैं, ये बने हुए हैं। ये इधर ये सभागार बना हुआ है। विरूपाक्ष मंदिर के वरांडे और सभागार फिर देखते हैं एक बार। सभागार क्या होते थे? मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें देवी देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। इन सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के अवसर पर या उन्हें झूला झुलाने के लिए भी होता था। ये देखिए, ये दोनों तरफ वरांडे नहीं है, विशाल सभागार हैं। ये इधर दोनों तरफ विशाल सभागार हैं, इनके अंदर भी पिलर लगे हैं और लंबे लंबे बड़े बड़े हॉल से हैं जिनमें लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे।
विद्यार्थियों, ये विरूपाक्ष मंदिर का गर्भगृह है। देखो किस तरह से पिलर लगे हैं दोनों साइडों में, देखिए ये पिलर्स हैं और वो सामने विरूपाक्ष भगवान विराजमान हैं। ये विरूपाक्ष मंदिर का विशाल जलाशय है जो उत्तर में स्थित है, जो मैंने अभी नक्शे में दिखाया भी था। यहाँ पूजा से पहले लोग स्नान करते होंगे और ये पूर्वी द्वार है। ये विद्यार्थियों विट्ठल मंदिर है। दूसरा देवस्थान विट्ठल मंदिर भी रोचक है। वहाँ के प्रमुख देव विट्ठल हैं जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप हैं। इस मंदिर में कई सभागार व रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है जिसे सूर्य मंदिर भी कहा गया है। मंदिर में स्तंभों वाले मंडप हैं जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। ये आगे सूर्य मंदिर है ये, और ये पीछे विष्णु मंदिर है। ये विट्ठल मंदिर का बड़ा अच्छा चित्र है। ये सूर्य मंदिर, ये गोपुरम मुख्य द्वार, और ये सूर्य मंदिर का और नज़दीक से लिया हुआ चित्र है। मैंने स्वयं इसको देखा है। ये विद्यार्थी विट्ठल मंदिर का सभागार है। देखो पिलर्स है अंदर, ध्यान से देखिए अंदर तक पिलर्स पर ये खड़ा है। हर पिलर पर, बाहर वाले पिलर्स पर इस तरह से घोड़े बनाए गए हैं जिनको आगे फिर देखेंगे हम। ये पिलर है, नज़दीक से देखिए, और पिलर पूरे पत्थर के, ग्रेनाइट पत्थर से काटा हुआ है ये सारा पिलर। और फिर ऊपर दूसरा पिलर काट के यहाँ दूसरा रखा गया है, फिर इधर एक पिलर रखा गया, फिर एक इधर पिलर रखा गया। इस तरह से है ये विद्यार्थियों हजाराराम मंदिर। इस मंदिर का नाम हजाराराम इसलिए है कि इस मंदिर की दीवारों के पत्थरों पर भगवान राम के 1000 चित्र उकेरे गए हैं, अर्थात पूरी रामायण को चित्रांकित किया गया है। ये हजाराराम मंदिर की बाहरी दीवार है जिस पर हाथी, घोड़े और सैनिक बने हैं। ये हजाराराम मंदिर का गोपुरम स्वयं मैंने देखा, और साथ में ही दीवारों पर खुदे हुए भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी, साथ में ये हनुमान जी खड़े हैं। हजाराराम मंदिर की दीवारों पर रामायण को प्रदर्शित करते हुए चित्र, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों एक एक चित्र को, सब रामायण को चित्रांकित कर रहे हैं। ये देखिए हजाराराम मंदिर की दीवार पर अंकित ताड़का वध, ये ताड़का का वध दिखाया गया है। इधर पत्थरों पर अंकित है अहिल्याबाई को पुनः स्त्री रूप में भगवान राम ने दिया। ये देखिए दीवारों पर रामायण के चित्र देखिए ध्यान से। ये राम रावण का युद्ध दिखाया गया है। ये रावण है और ये भगवान राम है। ये विद्यार्थियों बाल कृष्ण मंदिर है जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ये इस मंदिर में सभागार है। ये सामने गर्भगृह है। ये क्षेत्र के लोग आज भी पूजा करते हैं। गर्भगृह में मूर्ति नहीं है आज विद्यार्थियों वहाँ। देखिए विद्यार्थियों बाल कृष्ण मंदिर का छत्र अर्थात मंदिर का ऊपरी भाग कितना डिजाइनदार, कितना सुंदर है। ये इसका गोपुरम है। ये विद्यार्थियों माता अंजना का मंदिर है, पूजनीय मंदिर। भगवान हनुमान का यहीं जन्म हुआ माना जाता है और ये इस पहाड़ी पर है। बाईं तरफ चित्र में देखिए ये नदी बह रही है तुंगभद्रा, सामने वो पहाड़ी है उस पर ये मंदिर है। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, सभी के उत्तर इस व्याख्यान में मिलेंगे। हम्पी की खोज की कहानी लिखो। डोमिंगो पेस ने हम्पी का क्या वर्णन किया है? विजयनगर हम्पी की जल व्यवस्था का वर्णन करो। अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी का कैसा वर्णन करता है? हम्पी शहरी केंद्र का वर्णन करो। शाही आवास कैसे थे? महानवमी डिब्बा क्या था? वर्णन करें। निम्न का वर्णन करें। गोपुरम, मंडप, सभागार। विट्ठल मंदिर का वर्णन करें। हजाराराम मंदिर का वर्णन करें। तो इसी को देख करके आप सारा वर्णन करें। इसी के साथ हमारा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।